आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे दिल्ली दंगा और उस पर सियासत की। दिल्ली में दंगा शांत हो गया, नालों से लाशें अब भी निकल रही है, लेकिन सियासी दल अशांत है। सियासी दलों में सियासी रोटियां पकाने की बेचैनी बढ़ी हुई है। हिंसा की आग में झुलस चुके लोगों के आंसू पहुंचने की सियासत दलों को फुर्सत नहीं है, लेकिन एक दूसरे को कैसे दंगों के लिए दोषी ठहराया जाए, एक दूसरे के दामन को कैसे दागदार करें, इसके लिए किसी के पास समय की कमी नहीं है। दिल्ली के दामन में लगे दाग की किसी को चिंता नहीं, लेकिन अपने दामन में लगे दाग को धोने की कोशिशें लगातार जारी है। जहरीले बयान देकर नफरत की आग लगाने वाले नेताओं को सजा देने की बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन अपने नेताओं को कैसे बचाया जाए इसकी चिंता ज्यादा है। संसद से लेकर सड़क तक दिल्ली दंगे की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ दिन बाद ये गूंज बंद हो जाएगी, लेकिन दिल्ली के दिलों में जो नफरत है वो कैसे मिटेगी? अब सवाल है कि जब दिल्ली शांत तो सियासी दल अशांत क्यों? क्या संसद में शोर मचाने से दिल्ली वालों को मिलेगा इंसाफ? दिल्ली हिंसा में किसकी नाकामी है? क्या दिल्ली हिंसा 1984 हिंसा वर्सेस 2020 हो गई है? क्या बीजेपी अपने दामन को बचा पाएगी? इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। दिल्ली हिंसा ने दिल्ली के दामन में ऐसा दाग लगाया कि चाहे जितना भी कोशिश करें, ये दाग कभी धुल नहीं सकता। दिल्ली में जो दरिंदगी का खेल खेला गया था, उस दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दहशत के वो 3 दिन जब भी याद किए जाते हैं तो रूह कांप जाती है। धार्मिक हिंसा की आग में दिल्ली को जला दिया गया। विषैले बयानों ने दिल्ली की आबोहवा में हड़कंप ला दिया। नफरत की आग में दिल्ली जलती रही। दिल्ली को आग लगाने वाले लोगों के अरमानों को कुचलते रहे। धर्म की आंच में दिल्ली धू धू कर जलती रही और इसी आग में सियासी रोटियां सेकने वाले घी डालते रहे। 46 मौतों के बाद दिल्ली अब शांत है, लेकिन सियासी दल अब भी अशांत है। दिल्ली वाले दर्द से कराह रहे हैं, लेकिन सियासी पार्टियां दर्द कम करने की बजाय अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी है। संसद से लेकर सड़क तक सियासी आग लगी हुई है। एक दूसरे को हिंसा के लिए कोस रही हैं। दिल्ली के दामन में दंगे का दाग लगा है, इसकी चिंता किसी सियासतदानों को नहीं है। देश बदनाम हुआ है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन अपने अपने दागियों को बचाने के लिए सभी दाव पेच लगाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं जो कुछ भी हमें कहना है वो सदन के अंदर कहेंगे। हमने आज नोटिस दिया है सब अपोजिशन पार्टीज ने, राज्यसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी, कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, पूरा दिन चर्चा होना चाहिए। तमाम जो बिजनेस है, कार्रवाई है सदन की, वो स्थगित कर देनी चाहिए और इससे बड़ी कोई घटना दिल्ली में हो नहीं सकती। लेकिन मैंने कहा हालात संभालने की सरकार को फिक्र ही कहाँ थी? जब हालात सामान्य बनाने की जरूरत थी तो उस वक्त तो दंगे होने दिए इन्होंने। इसके पीछे ये सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी, उसको उकसाना और हर दिन हर रोज एक भड़काऊ भाषण। किसको गोली मारेगा ये लोग? चाहे हिंदुस्तान को सबको गोली मार देगा क्या? तो ये गोली मारो को जिसका नारा है उसको ये पूछना चाहते हैं किसको तुम गोली मारोगे? गोली मारते मारते दिल्ली को खाली करवा दिया, 3-4 इलाका तुम खाली करवा दिया, अगजनी किया। इसके चलते लोगों को घर बार छोड़ के लोगों को भागने पड़ा। मौत की कतार दिन पे दिन बढ़ते जाना है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे है। संसद से लेकर सड़क तक दिल्ली दंगे की गूंज सुनाई दी। विपक्षी नेता सरकार से इस्तीफे की मांग करते रहे, लेकिन किसी भी नेता ने दिल्ली वालों के दर्द बांटने की कोशिश उतनी नहीं की जितनी सियासी जमीन बचाने और बनाने में की। जख्मों पर मरहम लगाने के बदले जख्मों को कुरेद रहे हैं। अब भी लोग रात भर जागकर जिंदगी बिता रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी है, घर उजड़ चुके हैं। अपनों को मरते हुए देखा है, अपनों के गम में रो रो कर दिन बिता रहे हैं। उन्हें ढांढस बढ़ाने वाला कोई नहीं है, लेकिन सियासी पार्टियां दिल्ली के दंगों की आंच में रोटियां सेक रही है। संसद के दोनों सदनों में दिल्ली हिंसा की गूंज सुनाई देती रही। सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। आज के तारीख में सदन हमेशा महत्वपूर्ण विषयों के लिए होता है, लेकिन आज स्थिति नियंत्रण में है और सबसे पहले तो सबका विश्वास जीतना और स्थिति नियंत्रण में रहे, सामान्य स्थिति बहाल हो
चर्चा से सरकार कभी पीछे नहीं हटती है और चर्चा में सरकार की भागीदारी भी होगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि संसद के भीतर बहस करने से कहीं देश का और नुकसान ना हो जाए। ये कम्युनल राइट नहीं है और ये बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म एक प्लान के तहत, प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। बसेस से लोगों को लाया गया और ये पूरी तैयारी हुई और पुलिस ने दंगाइयों का साथ दिया, सरकार ने 2 दिन तक खामोशी बनाई रखी, तो यकीनन इसको आप कम्युनल राइट नहीं कह सकते। ये तो तौहीन होगी कम्युनल राइट की, इसको तो प्रोग्राम और जेनोसाइड ही कहना पड़ेगा। दिल्ली में अमन चैन लौट रहा है, लेकिन सियासी आग अब भी फैल रही है। सियासतदानों में होड़ इस बात को लेकर लगी है कि हमारे नेता पाक है। हमारे जहरीले बयान उतने जहरीले नहीं थे जितने दूसरों के थे, लेकिन सच तो ये है कि बयानबाज नेताओं के बयानों की बर्छी ने दिल्ली दंगों में आग में घी डालने का काम किया है। चाहे कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का आर पार की लड़ाई वाला बयान हो, या प्रियंका गांधी का कायर होने वाला बयान हो, या सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर का गोली मारो, या कपिल मिश्रा का भड़काऊ बयान। इन बयानों ने दिल्ली के लोगों को भड़काने में आग में घी का काम किया है। आप नेता अमानतुल्लाह का विवादित बयान, वारिस पठान का 100 करोड़ पर भारी 15 करोड़ वाला बयान, इन बयानों ने 2 धर्मों के लोगों के बीच दूरियां बनाने का काम किया। अब सवाल है कि देश की राजधानी में ऐसे बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले नेताओं पर कब कठोर कार्रवाई होगी? सामाजिक सद्भाव बनाने की कोशिश के बदले सियासत आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो सवाल ऐसे में यही आज हमने लोकतंत्र में उठाया है कि किसकी नाकामी है कि इस कदर हिंसा भड़की। क्या दिल्ली हिंसा वर्सेस 1984 करने की कोशिश की जा रही है, या फिर यूं कहे कि 1984 वर्सेस 2020 करने की कोशिश की जा रही है? क्या बीजेपी अपने दामन को बचा पाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या इसमें पुलिस की नाकामी रही है या पुलिस ने काफी बेहतर काम किया है? लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर है कि जिस तरह से बयानों की बौछारें हुई, जिस तरह से बयानवीर अपने बयान देने से बिल्कुल भी कतराए नहीं, क्या उन्हीं बयानों ने एक पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश की? ऐसे तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आज इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। मनोज पंडित जी हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी के। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। शाहिद भाई जी हमारे साथ है, जो कि नेता है कांग्रेस के। शाहिद, बहुत स्वागत है आपका भी। सवाल इस बात को लेकर है मनोज जी कि किस तरह से इसे देखा जाए। बयानों के वीर जो है बयान लगातार देते रहे, क्या ये पहले से ही एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी? क्या ये पहले से ही अंगारे छोड़े जा रहे थे जिनको एक वक्त पे फूटना ही था? नेहा जी, रीजन क्या है कि नेहा जी इसके पीछे अब ये किस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप ही देखिए कि जो इन्होंने भी शाहीन बाग में पिछले 77-78 दिनों से जो चल रहा था, और बयान, मैं ये नहीं बोलता कि बयान खाली बीजेपी की तरफ से आया, बयान तो सारे लोग ही दे रहे थे। बयान चाहे वो ओवैसी हो, चाहे अनामत आम आदमी पार्टी के विधायक हो, ठीक है, चाहे पठान साहब हो, बयान तो सारे लोग ही दे रहे हैं। पर लेकिन उन बयानों का नतीजा क्या हुआ? उन बयानों का नतीजा ये हुआ कि जो आपस का सद्भाव था, जो प्यार था, जो चीजें थी, मरा कौन? मरी इंसानियत। ना हिंदू मरा, ना मुसलमान तो मरा। तो समझाना चाहिए जो भरोसा था, जो क्यों नहीं बताया परवेश वर्मा को, क्यों नहीं बताया अनुराग ठाकुर को, क्यों नहीं बताया ठीक है, आज अनुराग ठाकुर को कोर्ट ने समझाया ना। हाँ। आज मुकदमा दर्ज हुआ ना। आप देखिए, जो हाईकोर्ट का आदेश था उसमें देखो, 2 चीजें हैं। सियासत अलग है, कानून अलग है। देश संविधान से चलता है, देश हमारे आपके सिस्टम से नहीं चलता। एक प्रक्रिया थी, लोगों ने PIL डाली, कुछ भी हुआ, उसमें मुकदमे का आदेश हुआ और मुकदमा हो गया। भाई आप तीनों लोग, कपिल मिश्रा, नहीं, हर बयान वर्मा, के लिए क्या कोर्ट में जाया जाए? ये सरकार की भी, या फिर जिस पार्टी का वो नेता होता है उसकी भी कोई जिम्मेदारी होती है। तो पार्टी की भी कोई जिम्मेदारी होती है। नहीं, पहले आप पृष्ठभूमि तैयार करिए कि दंगे होंगे। सारे लोग जिम्मेदारी समझते तो नौबत ही नहीं आती। जिम्मेदारी किसी ने समझी नहीं ना। छोड़ दीजिए ना सर। जो लोग शाहीन बाग में मनोज जी, आप सबको छोड़िए,
आप सबको छोड़िए, आप अपनी पार्टी की बात करिए। आप मुझसे बात मत करिए कांग्रेस की, आप बात मत करिए आम आदमी पार्टी की, आप बात करिए कपिल मिश्रा की, आप बात करिए अनुराग ठाकुर की, आप बात करिए परवेश वर्मा की, आप बात करिए उन तमाम और नेताओं की जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए। कोर्ट ने आदेश किया, एफआईआर का एफआईआर कोर्ट तक जाने की नौबत सर क्यों आई? पार्टी की तरफ से क्यों नहीं पहले एक्शन हुआ, मुझे बताइए ना। पार्टी की तरफ से एक्शन हुआ ना, पार्टी ने तो ऑलरेडी उनको कहा, अब उन्होंने बोला कि भाई कैसे एक्शन आप इसमें सारे भाई मनोज तिवारी जी सारे लोग सबने बयान दिया उसमें कि ठीक है उन्होंने गलती की है, गलती। अब इसमें गलती आप बताइए ना भाई। अभी कपिल मिश्रा ने क्या बोला? कपिल मिश्रा ने ये बोला कि हम यहां शाहीन बाग नहीं होने देंगे। जो काम ये 2.5 महीने से 3 महीने से वहां पर शाहीन बाग का रास्ता बंद करके बैठे हैं, इन्होंने कहा कि भाई यहां पर या तो हटाइए इनको, सर नहीं तो हम शाहीन बाग यहां नहीं होने देंगे। कैसी बात आप कर रहे हैं? डीसीपी की मौजूदगी में अगर कोई नेता ये कहता है कि जो राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप उनको जाने दीजिए, उसके बाद हम ये रास्ता खाली करवाएंगे या यहाँ हम तस्वीर बदल देंगे, तो ये इसके बयान के क्या मतलब निकाले? आप बयान को दोबारा सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है आप 3 दिन का टाइम है, या तो आप रास्ता खुलवा दीजिए वरना हम अपने आप खुलवाएंगे। उन्होंने ये नहीं बोला। तो वो कानून को हाथ में लेने वाले कौन होते हैं? तो कानून का हाथ में कहां लिया? कानून को तो कपिल मिश्रा ने तो कहीं जाके किसी को मारा नहीं। इस बयान के क्या मायने? आम आदमी पार्टी का जो निगम पार्षद है, आप देखिए आम आदमी पार्टी का जो निगम पार्षद है उसके घर से सारी चीजें हुई। आप 300-400 लोग जो बाहर से आए हुए लोग थे, आज सीसीटीवी, आज 245-240 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अभी जो हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि भाई ठीक है एनआईए को जांच दे दें, अगर दिल्ली पुलिस से जांच नहीं हो रही है तो एनआईए को जांच दे दें। अब सारे सीसीटीवी फुटेज निकल रहे हैं। आप मानते हैं दिल्ली पुलिस की नाकामी रही इस दंगे में? नाकामी तो देखो, पुलिस प्रशासन तो ऑलरेडी, जब तक कोई ऑर्डर नहीं होगा, जब तक कोई आदेश नहीं होगा, प्रशासन अपनी मर्जी से तो गोली नहीं चला सकता ना। ठीक है, तो सरकार की नाकामी थी क्या? नाकामी तो नहीं कह सकते इसको, पर लेकिन सर मुझे ये बताइए कि 60 घंटे का एक लंबा वक्त बीत गया, राजधानी दिल्ली सुलगती रही, लेकिन बावजूद इसके जो हालात थे उसमें सुधार नहीं हुआ। ये किसकी नाकामी है? दिल्ली पुलिस की नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है, ये प्रशासन की नाकामी है सर, ये या फिर केंद्र सरकार की नाकामी है, ये दिल्ली सरकार की नाकामी है? सर मुझे ये क्लियर तो करिए। दिल्ली सरकार की नाकामी है। दिल्ली सरकार के अंडर आती है पुलिस? नए पार्टी दिल्ली सरकार के अंडर पुलिस आती है क्या? नहीं, पुलिस तो मान लो सेंट्रल पुलिस तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, पर लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है वो भी उनको करना चाहिए। भाई 62 विधायक उनके जीत के आए हैं, उस क्षेत्र का विधायक, आप देखिए आम आदमी पार्टी का ही निगम पार्षद ये काम करवाएगा तो कौन बचाएगा? भाई पुलिस को फोन किया, पुलिस गई, पर लेकिन जो विधायक, आप जनप्रतिनिधि हैं, आम आदमी पार्टी का जनप्रतिनिधि था, वो हाथ में है। सवाल इस बात का है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है या इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं वो फेल हुई है। दिल्ली की जो नेहा जी, अंकित मरा ना, आप देखिए अंकित की हत्या देखिए, क्या क्रूरता की गई उसके साथ। 400 बार वार किया गया उसकी बॉडी पे, 400 बार उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी आप। मैं कह रही हूँ कि वो नौबत क्यों आई? आपकी खुफिया एजेंसी कहाँ थी? क्या आपको ये नहीं पता चला कि दिल्ली में किस तरह के हालात बनाने की कोशिश की जा रही है? क्यों नहीं पता चला आपको? ये जो बयानवीर है ना, जिन्होंने बयान दिए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ सुलगाने का काम किया, समझौते की सोच किसी ने अनुराग ठाकुर को निकालिए ना पार्टी से, अनुराग ठाकुर को निकालिए, परवेश वर्मा को निकालिए, आप कपिल मिश्रा को क्यों नहीं निकालते? अभी कोर्ट अपना काम करेगा, अभी मैं उसमें बोलना ज्यादा उचित नहीं समझता, क्योंकि सारा मामला सब जुडिस है और अभी कोर्ट ने एफआईआर कराई है, चीजें हैं तो वो चलेंगी, अपनी प्रक्रिया के हिसाब से काम होगा। अपनी जिम्मेदारी डालने वाली बात होगी सर, इस तरह के बयान नहीं दिए जाते, इस तरह से उम्मीद नहीं करती जनता कि आप इस तरह के बयान देंगे। खैर शाहिद जी, सवाल आपसे है मेरा कि बयानों की यहां पर बात हो रही है, कोई कोर कसर तो आपने भी नहीं छोड़ी। अध्यक्ष से लेकर तमाम और नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए। देखिए मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हमारे जो नेता हैं, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बोला है कार्यकर्ता जुट जाएं, लड़ाई आर पार की होगी। ये हमारी श्रीमती सोनिया जी का बयान है, प्रियंका जी का माने। इसके मायने ये हैं कार्यकर्ता मेहनत से पार्टी के लिए काम करें। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं बोला है कि देश के गद्दारों को वाला बयान कहीं नहीं दिया। आप ध्यान को रिपीट करिए। दूसरी बात मैं बता दूं, जब दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा था तो अभी साहब ने बोल दिया, मनोज जी ने, कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी जिम्मेदार नागरिक जो भारत का संविधान पढ़ा है, जिसको दिल्ली के बारे में पता है, कोई नहीं कह सकता कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। सीधी सीधी आप किसी भी क्षेत्र के लोगों से बात कर लीजिए। मीडिया ने इतनी मेहनत करी है इसके पूरे प्रोग्राम को कवर करने के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया का। हर क्षेत्र में एक ही खबर आई है कि लोग बाहर से आए थे।
इधर का हिंदू उधर के मुसलमान को बचा रहा है, उधर का मुसलमान इधर के हिंदू को बचा रहा है। और भाई साहब ने सिर्फ पंकज जी पे फोकस किया। मैं कहता हूं जो दुनिया छोड़ के गए वो भारतीय हैं, सुन लीजिए, चाहे किसी बिरादरी के हों। तो है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये चिंगारी सुलगाई किसने? अरे आप बयान देखिए, आपके चैनलों पे, आपके चैनलों पे बयान देखिए। सुन लीजिए, इशरत जहां कौन है? कौन है इशरत जहां? मुझे बताइए, क्या आरोप है उन पर? किस पार्टी से है इशरत जहां? इशरत जहां का आपने नाम लिया, इशरत जहां के बारे में आपको पता भी लग गया होगा, वो अरेस्ट हो चुकी हैं। और जिन लोगों ने पब्लिकली बोला है वो आज तक उनको कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है, एक एक्शन नहीं लिया गया। आपकी पार्टी के नेताओं पर इस तरह के दाग लग रहे हैं, हिंसा भड़काने के दाग लग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पार्टी में कैसे नेताओं को जगह दी जा रही है? कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता आप बयान देख लीजिए, चाहे नीचे का है चाहे ऊपर का है। सर, पार्टी के अध्यक्ष का बयान की बात करिए ना। आर पार की लड़ाई का मतलब क्या है? आर पार की लड़ाई का मतलब कार्यकर्ताओं से बोला है कि आप जाइए क्षेत्र में मेहनत से काम करिए। आपने ये बोला है उन्होंने ऐसा थोड़ी बोला है कि देश के गद्दारों को डीसीपी साहब खड़े हैं हमारे पीछे, हम इनकी भी नहीं सुनेंगे। उन्होंने ये थोड़ी बोला है कि 8 तारीख को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होगा। कोई भी आप बयान उठा के देख लीजिए। और यहाँ पे मनोज सर कह रहे हैं कि ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर सबकी जिम्मेदारी है, नागरिक नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। पूछना चाहता हूँ, क्या देश के नागरिक नहीं है? हम इस देश जो मरा वहाँ पे वो खाली हिंदू मरा है, खाली मुसलमान मरा? मेरा पुराना थोड़ी देर पहले का बयान देख लीजिए आप। मैंने पहले ही बोला है कि भारतीय का नुकसान हुआ है और बाहर के लोग आए। क्या दिल्ली पुलिस को नहीं पता था बाहर के लोग आए? क्या दिल्ली की जो ब्यूरो है हमारी उसको नहीं पता था? विरोध कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता विरोध किस चीज से कर रहे हैं? सीए से क्या विरोध है, आप मुझे बताइए। सर देखिए, ज्यादा चिल्लाने से आपका कोई ज्यादा चिल्लाने से आपका कोई शाहीन बाग में मनोज जी खत्म हो गई है क्या? सवाल इस बात का है, ये बयान किस तरह से दिए जाते हैं? मेरा तो ये कहना है कि जो प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया, आज जो नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा, इसके क्या मायने निकाले? आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। आप तो भड़काने का सीधे सीधे आप कोशिश कर रहे हैं। मैम, आज का आर पार की लड़ाई का मतलब है कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में मेहनत से काम करें। प्रियंका गांधी ने बोला है आज के वक्त ही आज बयान आया, इससे पहले बताते ना कि आर पार की लड़ाई का आज का बयान नहीं है ये। आप देखिए, रैली का बयान है ये आज का बयान नहीं है। आप हमारे पूरे चुनाव प्रचार को देख लीजिए, कोई कैसी स्पीच आई हो किसी नेता की, ये रैली जो थी हमारी उसका बयान है। सर, स्पीच की तो बात उसका बयान है। आप देखिए, आप पूरे इलेक्शन में जहर उगला गया है, किस को निकाला गया है। इसलिए जहां की आप बात कर रही हैं, वो इतनी छोटी कार्यकर्ता इमीडिएट वो अरेस्ट हो गई। आप बाकी को बताओ, जो केंद्र में बैठे हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए गृह मंत्री रोड शो कर रहे हैं, वो ऐसी स्पीच दे रहे थे। पता है आपको? सुन लीजिए, इतनी वो मादा रखती है कि एक क्षेत्र में हिंसा भड़का सके। आप छोटी नेता कह रहे हैं उनका कोई भी पब्लिकली बयान आप चलाइए। मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या उन्होंने बोला है आप चलाइए। और आप माननीय बीजेपी की पार्टी के नेताओं का बयान चला दीजिए। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आप ये भी बता दीजिए, आप बताइए, मुकदमा दर्ज हुआ है, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने संज्ञान लिया। पीआईएल वालों ने, लोगों ने पीआईएल डाली है, तब जागे आप लोग। नेहा जी, पिछली बार मैं डिबेट में बैठा था, इनके नेता, इनके जो प्रवक्ता है, उन्होंने बोला कि जिस जज ने, मुरलीधरन साहब ने, जिन्होंने ये एफआईआर के लिए बोला है, उनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। उनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया बीजेपी ने, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि इनके नेताओं के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अब आप बताइए, जब इनको यही नहीं पता कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनका ट्रांसफर इंडिविजुअल नहीं होता, उनका ट्रांसफर सरकार के हाथ में नहीं होता, वो एक कॉलिज्म होता है, सिफारिश होती है, फिर वो ट्रांसफर होके जाते हैं। और फिर भी उनसे पूछा जाता है, क्या आप ट्रांसफर से आप खफा तो नहीं, मतलब आप रजामंदी है आपके ट्रांसफर में? नहीं है। पर लेकिन इनको करना, कांग्रेस को करना क्या है? कांग्रेस को ना ये देखना है कि सही क्या है और गलत क्या है, सिर्फ उंगली उठानी है आपके ऊपर और कुछ नहीं करना। नहीं, सवाल इस बात का भी एक सवाल इस बात को भी लेकर है ना मनोज जी, कि 21वीं सदी में सैकड़ों सालों से जो हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हुए आए हैं, सवाल इस बात का है कि वो अचानक असुरक्षित क्यों महसूस करने लगे? क्यों आखिर आज इतना असुरक्षा का माहौल हो गया? लोगों ने सीए का सवाल सुन लीजिए, और क्या उनकी सुरक्षा के लिए क्या दूसरे ग्रह से लोग आएंगे? क्या कौन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा? आप सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेगी, और सरकार ने ली हुई है, सरकार काम कर रही है। आप बताइए, पिछले 4 दिनों में मुझे बताइए, एक भी घटना हुई हो आप मुझे बताइए। इतने लोग जो मरे हैं सर, अभी और इतने लोग जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है?
जिम्मेदार तो जो बयानवीर है वो जिम्मेदार है। अब भाई जो लोग कह रहे हैं सरकार कि 100 करोड़ का देश है, हम 15 करोड़ हैं, हम 15 करोड़ हैं, आप हमें छोड़ के देख लीजिए, वो बयानवीर है। जो विपक्ष में बैठे हैं वो जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार यही भाषा है बीजेपी। आज आप बताइए पार्लियामेंट चलने दे रहे हैं, ये लोग पार्लियामेंट चलने दे रहे हैं क्या? आप आज अगर मैं कहता हूं अगर ये सब चीजें थी तो पार्लियामेंट में बात की होती, रखा होता। ये लोग कहां पार्लियामेंट चलने दे रहे हैं? बैठे हुए हैं गांधी की मूर्ति के सामने धरना देके। पार्लियामेंट जिस बात पे चलने के लिए बोला था उस बात पे चलाओ आप। पार्लियामेंट पे बोला दिल्ली पे बहस करो, आप दिल्ली पे एक बात बोलने को तैयार नहीं है। अब पार्लियामेंट कैसे चलेगी? अब बताओ, पार्लियामेंट आपके हिसाब से चलेगी? पार्लियामेंट संविधान के हिसाब से चलेगी? पार्लियामेंट देश के जो संविधान बनाया, देश के नागरिक नहीं चल पा रही है सर। लोगों की गाड़ी कमाई जो है उससे वो टैक्स भरते हैं तो पार्लियामेंट चलती है। अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे है? आम जनता को नुकसान है ना। इस पर भी जरा ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत मुझे लगती है कि है, और यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बात कर रहे हैं दिल्ली दंगों की और उस पर सियासत की, किस तरह से दिल्ली दंगों पर सियासत हो रही है। दिल्ली में दंगा शांत हो गया है, लेकिन नालों से लाशें अभी भी बरामद हो रही है। लेकिन दिल्ली सियासी दल यहाँ पर जो दिल्ली के हैं वो अशांत नजर आ रहे हैं। सियासी दलों में सियासी रोटियां सेकने की कोशिशें लगातार तेज हो रही है और अपने अपने नेताओं को पाक साफ बताने की जो एक कोशिश है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। एक सवाल मेरा मनोज जी आपसे है। जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने बयान दिया, उसके बाद आपने देखा कि जामिया के बाहर गोली चल जाती है, लोग निकल आते हैं। जिस तरह से कपिल मिश्रा बयान देते हैं, उसके बाद दंगा भड़क जाता है। तो क्या इस तरह के बयान कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि एक पृष्ठभूमि तय करते हैं दंगा भड़काने की? निहायत जामिया के बाहर गोली किसने चलाई? आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने। आप ये जो दंगा हुआ है किसने किया? आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ने। आप बताइए, अंकित शर्मा की हत्या जामिया के बाहर सर अगर गोली चलती है, वो पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाता है, सवाल इस बात का भी है ना कि उसको कैसे पता कि पुलिस तो हमारे साथ है? ये क्या है? ये सोची समझी साजिश है। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, सबने ये बोला कि ये कुछ पार्टीज, कुछ लोग मिलकर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये आज अगर हम मौजूदगी में, अगर पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह की चीजें हो रही है देश की राजधानी में, तो ये हैरान और परेशान करने वाला है सर। ये हैरान और परेशान करने वाला है। अगर देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं घटती है तो ये वाकई अपने आप में बहुत सवाल उठाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर हम लोग देश की राजधानी में ये काम होता है तो बिल्कुल शर्मनाक है, पर लेकिन अब इसको कर कौन रहा है? इसकी जड़ में जाइए, इसकी तह में जाइए ना आप। आज 78 दिन हो गए, शाहीन बाग में इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, चीजें बंद की हुई हैं। आप ही लोग कहते हो, सारे लोग कहते हैं, वहां के इलाके के लोग कहते हैं सरकार चाहे तो 1 घंटे में हटवा दे इसको। पर लेकिन अगर सरकार हटवाती है तो फिर लोग क्या कहेंगे? देखो जी, महिलाओं पे, बच्चों पर लठ चला दिया, पुलिस बल का मतलब बल प्रयोग किया इन्होंने, और ये सारी चीजें की। तो स्थिति क्या है? हम लोग चाहते हैं कि सारी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल किया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, लोग वहां गए, बात की, पर लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। आपकी बात से सहमत है सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्यों में नहीं निकला सॉल्यूशन? सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग वाला मामला चल रहा है, ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है। सवाल इस बात का है, ताहिर हुसैन कहां है? कहां है ताहिर हुसैन? और जिस शख्स ने पुलिस प्रशासन पर गोली तानी, वो शख्स कहां है जिसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है? क्यों उनको अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया? क्यों अभी तक वो पुलिस की पहुंच से दूर है? पुलिस किसके अंडर है? यहाँ किसकी लापरवाही है? यहाँ किसकी खामी है, किसकी कमी है? मुझे ये बता दीजिए ना। यहाँ पर नेहा जी, सबकी तलाश हो रही है सरगर्मी से। आप ये देखिए कि दिल्ली से बाहर पूरे जितने भी जहां सूत्रों के हिसाब से जगह पता चली है, सब जगह छापेमारी हो रही है, सब जगह ढूंढा जा रहा है सबको। पर लेकिन ये सिस्टम है, वह सिस्टम के तरीके से ढूंढ सकते हैं एकदम। किसी को ऐसा नहीं है कि आप देखिए, जब तक ताहिर पे मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था, वो सारे टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा था बैठ के। जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ वो फरार हो गया, वो नहीं मिल रहा है। नहीं तो फरार होने की नौबत क्यों आई? जो एफआईआर हो गई उसके ऊपर, जब उसे एफआईआर हो गई, से दिखा मेरी अरेस्टिंग होने वाली है, मुझे पुलिस पकड़ने वाली है, तो भाग गया वो। अगर उसके दिल में चोर नहीं था, वो आता, अपना कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करता और बोलता ठीक है जो भी होगा, उसे संविधान पे भरोसा नहीं है, उसे कानून पे भरोसा नहीं है। ठीक है, आज दिल्ली वासियों के जहन में इतना खौफ, इतना डर, इतना भय है कि एक अफवाह भी फैलती है तो हड़कंप मच जाता है। आपने हाल ही में सुना होगा
कि पश्चिमी दिल्ली में जिस तरह से कल एक अफवाह फैली, उसके बाद तमाम दुकानें बंद हो गई, मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया, लोग अपने घरों में कैद हो गए, ये माहौल शायद हमने पहले कभी दिल्ली में देखा हो 84 के बाद। शाहिद जी, देखिए, मैं मनोज जी की बात से बिल्कुल, मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है कि एक जिम्मेदार भारतीय पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में बाहर से लोग आए, इनको कुछ पता नहीं है। दिल्ली में दंगा हो गया, इनको कुछ पता नहीं है। दिल्ली में अफवाह फैल गई, इनको कुछ पता नहीं है। अब इन्होंने बोला शाहीन बाग में 78 दिन से लोग बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, बाई नेम मुझे बताया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसमें क्लियर ये बोला था कि सरकार की तरफ से ये रहेंगे, दिल्ली सरकार की तरफ से ये लोग रहेंगे और ये लोग रहेंगे। इनकी सरकार की तरफ से कौन कमेटी में वहां पे गया उनसे बात करने के लिए? एक आदमी का मुझे नाम बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। मैम सुनिए मेरी बात, पहले मुझे टाइम दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जिम्मेदार लोगों के नाम बताए थे, दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। कौन गया था उनकी तरफ से? सुप्रीम शाहिद भाई पता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार के आदमी का नाम नहीं लिया। आप अपनी जानकारी जरा दुरुस्त कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत सीनियर जज, कोर्ट ने क्या बोला था? अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया? सीनियर जज, जो सीनियर लॉयर हैं, उन सब क्या बनाया गया? हाँ बताइए। 3 वार्ताकार सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किए थे कि आप जाइए, एक बीच का रास्ता अगर हो सकता है तो आपने हेगड़े साहब उसमें थे, प्रदर्शनकारियों से बात करिए सर, ठीक है। उसके बाद उन्हें रिपोर्ट सौंपनी थी, जो उन्होंने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। सरकार के किसी नुमाइंदे को नहीं कहा, किसी नेता को नहीं कहा कि आप जाइए और ये काम करवाइए, क्योंकि उन्होंने 3 वार्ताकार नियुक्त किए थे। सवाल इस बात को लेकर है कि क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने सियासी रोटियां सेकने की कोशिश नहीं की हो। दिल्ली चुनावों से पहले की भी अगर हम बात करें, शाहीन बाग में नेता पहुंचते हैं कांग्रेस के, भड़काऊ बयान देते हैं, वो क्या होता है? उसके बाद जब लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि हिंसा की तैयार होने वाली है, तो सरकार का नाम खराब करने के लिए भी ऐसा बयान दिए जाते हैं कि अब एकता का वक्त आ गया है, अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है, अब कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का वक्त आ गया है, अब तमाम लोग एकजुट हो जाइए, जो नहीं आएगा वो कायर कहलाया जाए। क्या है ये? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो आप बयान दे रही हैं बार बार, ये बयान 14 दिसंबर की रैली का है। वो शाहीन बाग से पहले की बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 14 दिसंबर से पहले से शाहीन बाग धरना चल रहा है और इसकी पृष्ठभूमि से पहले से तैयार की जा रही है। मैडम, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था ये संयोग है कि प्रयोग है। अब आप ये बता दीजिए, ये जो दिल्ली में हिंसा हुई है, ये संयोग है कि प्रयोग है? आप ये बता दीजिए, जो शाहीन बाग में लोग गए हैं, शाहीन बाग में हमारी पार्टी के लोग गए हैं या किसी पार्टी के लोग गए हैं, क्या उन्होंने जहरीले बयान दे दिए? हमारी पार्टी के लोगों ने ऐसा क्या बयान दे दिया? अरे कार्यकर्ताओं को तो कोई बोला जाएगा। अमित शाह जी बोलते हैं कि कार्यकर्ता घुसे, 50-50 आदमी लेके आए और वोट डलवाए। अमित शाह जी का बयान है, इसमें अपने कार्यकर्ताओं को तो जगाया ही जाएगा। ये थोड़ी बोला गया कि देश के गद्दारों को वाला सवाल जवाब कौन किसने दिया है? किसने? हमारे कांग्रेस के लीडर ने बोला, बता दिया। ये क्या था? ये भड़काने की कोशिश नहीं थी क्या? क्या बता दिया? प्रधानमंत्री को कातिल तक बता दिया मणिशंकर अय्यर ने। देखिए, वो पुराना बयान है, देखो वो पुराना बयान है, वो पुराना बयान है। मणिशंकर अय्यर जी को राहुल से बाहर निकाला गया था। ये पुराना बयान है, ये पुराना बयान है। जाएगा देश के प्रधानमंत्री को डंडों से मारा जाएगा। आप देखिए अभी कि कुछ दिन आने वाले हैं, 6 महीने रुकिए, जनता डंडों से मारेगी देश के प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी जी के बयान को एग्रेसिव में उन्होंने दिया था। मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी माफी चाहता हूं, लेकिन जो काम जीडीपी नीचे जा रही है, जीडीपी नीचे जा रही है, जो बेरोजगार युवा घूम रहा है, वो कहां जाएगा? अगर देश के प्रधानमंत्री को नहीं मारेगा तो आपस में एक दूसरे को मारेगा। राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया, उनके बयान को आपने हाईलाइट कर दिया। परवेश वर्मा जी का बयान देखिए, आप कपिल मिश्रा जी का बयान देखिए, अपने भी तो कुछ बयान गिनवा दीजिए। आप बोलते हैं कि दिल्ली में पुलिस आपकी, सेंटर में फुल बहुमत सरकार आपकी, और आप बोलते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है। केजरीवाल सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन सर विपक्ष होने के नाते भी तो कांग्रेस की भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? हाँ, हमारी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि हिंसा हो जाए उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लोगों ने आज हिंसा हो जाए उसके बाद शांति मार्च निकाला जाए, ये जिम्मेदारी है आपकी? अरे मैम, हम तो शांति मार्च बयान दे के निकाल रहे हैं। शांति मार्च कपिल मिश्रा जी तो ऐसे बयान दे के शांति मार्च निकाल रहे हैं, मीडिया के लोग ही उन पर हंस रहे हैं। पहले आपके पार्टी के नेता इशरत जहां जैसी नेता
पहले भड़काते हैं, हिंसा कराते हैं, उसके बाद आप लोग आते हैं शांति मार्च इस जहां का बयान चलवाइए आप एक बार, हम भी तो देखें कितना बयान को छोड़िए, आरोप लग रहे हैं देखें तो आरोप तो कोर्ट में गया है ना, आरोप तो कोर्ट में, और जिनने पब्लिकली बोला है उनके लिए PIL लगानी पड़ी है, जिनने पब्लिकली बोला है उनके लिए PIL लगानी पड़ी देश के नागरिकों को कि भाई इनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। जिन लोगों ने पब्लिकली बोला है, खान साहब FIR ऐसे दर्ज नहीं हो जाती है, जब मुकदमा दर्ज हुआ, FIR हुई तो कोई ना कोई तथ्य है, कोई ना कोई सबूत है, सर ये मुकदमा दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर ये तो बता दीजिए कि आप इशरत जहां का बयान नहीं दिखा रहे, और जिन्होंने पब्लिकली, जो जिम्मेदार नागरिक बैठे देश में, उन्होंने पब्लिकली बोला, उनके लिए PIL दायर करनी पड़ रही है। सर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, तमाम उन पे जांच बैठा दी गई है, उसके बाद आप कह रहे कि बयान दिखाइए। मैम आपके आरोप लग रहे हैं तो आरोपों की जांच हो रही है। हाँ, जांच हो रही है ना? FIR हुई है, जांच होने दो। ताहिर हुसैन पर भी आरोप ही लग रहे हैं। हाँ, जांच हो रही है, जांच होने दो। लेकिन जिन्होंने पब्लिकली बोला है उनके खिलाफ भी तो कुछ जांच होनी चाहिए, उनकी तो FIR होनी चाहिए, उनके तो इनके नेताओं ने एक अलग नहीं बोला, पहले जांच हो जानी चाहिए। जिन्होंने कांड कर दिया उन पर जांच नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं, सबकी जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पहले बयान दिखा जो गलत है, जो देश के साथ गलत कर रहा है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो आपका है, चाहे वो BJP का, अगर कोई नागरिक जिम्मेदारी से काम नहीं ले रहा है इस वक्त, तो उसकी जिम्मेदारी से पूरी से दिल्ली पुलिस, कांग्रेस के नेताओं की बात करिए सर, नागरिक की नहीं, कांग्रेस के नेताओं की, क्योंकि नेता सियासी रोटियां सेकते हैं, उसका खामियाजा भुगतती है आम जनता। 43-44 लोगों की अगर मौत हुई है तो आम जनता की हुई है, नेताओं की नहीं हुई है। तो ये हैरानी और ये परेशान करने वाली चीजें हैं, शर्म आती है ऐसी चीजों पर। कम से कम सोचने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। किसकी जाने गई है? 44 लोगों की, जो 45 लोगों की जान गई है वो आम जनता है। उनसे पूछिए जाके दर्द उनका क्या होता है। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की हम बात कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम पर दंगे हो रहे हैं, राजधानी दिल्ली में जो कि सबसे सुरक्षित मानी जाती है, जहां प्रधानमंत्री से लेकर देश के तमाम बड़े नेता रहते हैं, पूरा मंत्रिमंडल रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, और जहां राष्ट्रपति खुद रहते हैं, वहां पर इस तरह के हालात है, ये कितना हैरान और परेशान करने वाला है? देखिए ये बहुत हैरान और परेशान करने वाला है, और दिल्ली में जो हुआ है वो एक तरीके से दिखाता है कि हम आदिम युग की ओर वापस लौट रहे हैं। आदिम युग में ऐसा ही होता था, जहाँ पर जात बिरादरी, धर्म, कबीले, समूह ये हावी होते थे, और जो राजनीतिक स्वार्थपरता है वो हावी रहती थी, और अपने अपने आप को मतलब अपने वर्चस्व की लड़ाई वहाँ पे हावी रहती थी। हमने इसको मॉब लिंचिंग के रूप में सबसे पहले देखना शुरू किया, किस तरीके से सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद हमने जो है अभी हाल ही में पिछले 3 महीने में जिस तरह के विरोध हमने देखे, और उसके बाद जिस तरह से ये घटनाएं घटी हैं हमारे सामने, वो यही बता रही है कि इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा समझ लीजिए इसको। सबसे पहले अगर हम बात करें जहाँ से इसकी जड़ में है कि डायलॉग करने की कोशिश की जाती है, नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। फिर जो है जो ऑर्गेनाइज संगठन है, NGO हैं, वो बात करती हैं, नहीं मानेंगे। फिर जो है कहा जाता है कि साहब पुलिस प्रशासन बात करेगा, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे। हम जो है फिर पॉलिटिकल लीडर बात करेंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे। फिर जो है कोर्ट कहता है कि भाई, कोर्ट को बीच में आना पड़ता है कि आप इस तरह से रास्ता नहीं रोक सकते हैं, आप इसको हटाइए, हम नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद कहा जाता है कि हम वार्ताकार दे रहे हैं, कोर्ट वार्ताकार नियुक्त करता है, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब लगता है कि इसको इंटरनेशनल जो है मुद्दा नहीं बन रहा है, उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है, ऐसे में जो है ट्रंप आ जाते हैं इंडिया। ये अच्छा मौका है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए, और उसको कैसे किया जाए। पुलिस जो है इसमें कटघरे में खड़ी है पिछले 3 महीने से कि ये या तो बहुत ब्रूटल है या फिर बहुत ही निस्सहाय है, असहाय है। ये 2 चीजें उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पे तो सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर है अजय जी, क्या पुलिस तटस्थ नहीं थी उस वक्त? नहीं है पुलिस तटस्थ? देखिए, नहीं, ये एक मामला नहीं है ना, हिंसा वाले मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं उसी जामिया में जिस तरह से पुलिस देखिए, मैंने आपसे वही बात कही कि जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो हमारे ही आपके बीच के लोग हैं। उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो
राजनीतिक विचारधारा है या सांप्रदायिक विचारधारा है या और जो कम्युनल चीजें हैं वो हावी हैं, वो उस पर उसको जो अपनी ड्यूटी निभाने से रोकती हैं। जब जो सिस्टम में बैठे हुए लोग किसी न किसी तरीके से किसी से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे या प्रभावित रहेंगे, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो, इंक्रीमेंट के लिए हो, पोस्टिंग के लिए को लेकर हो, ट्रांसफर को लेकर हो, जब ये चीजें हावी हो जाती हैं, उसे लगता है कि नहीं यार मैं तो ये हूं या फिर मैं धर्म का हूं, संप्रदाय का हूं, मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए ये करना है या मैं इस राजनीतिक पार्टी से मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे इसके लिए करना है। वहां पर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाता है। यहां पर यही सब कुछ देखने के लिए मिला है हमें। तो अभी जो हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है, जो मुझे लगता है कि एक सीए मुद्दा नहीं है, सीए की आड़ में कुछ और करने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा कुछ और है। इस देश के अंदर एक तरीके से अदृश्य विभाजन हो रहा है। वो अदृश्य विभाजन किस लिए हो रहा है, वो जो पॉलिटिकल पार्टी समझती होंगी आखिरकार क्या हो रहा है। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर कुछ नहीं बिगड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इंसान मरा है और इंसानियत मरी है। और इस दिल्ली के दंगे ने एक बार साबित कर दिया है, सियासत सिर्फ चुनाव जीतना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं जानती। उसे हर हाल में अपना वोट बैंक चाहिए, अपनी सत्ता चाहिए, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो आप बताइए, दिल्ली के अंदर इतने लोग मर गए, वो दिल्ली जो 21वीं सदी में हिंदुस्तान की पहचान है, वहां पर अगर ऐसे दंगे होते हैं तो अपने आप में शर्मनाक बात है। ऐसे बच्चे जिसकी उम्र 1.5 साल है, उसको नहीं पता उसके पिता कहां गए। ऐसे लोग, ऐसी औरतें जिनकी मैंने भी सुना है कि हाथों की मेहंदी नहीं उतरी है, वो बेवाह हो गई। ऐसे बच्चे जिनके सामने उनके पिता को मार दिया गया, माँ बाप को मार दिया गया। या मतलब इतनी घटनाएं हैं, इतने इंसिडेंट है। मैं समझता हूं 84 के दंगे के बाद ऐसा दंगा देखने के लिए मिला है दिल्ली के अंदर, और ये अपने आप में शर्मनाक बात है। और आने वाले 2-3 महीने तक आने वाले दिए जा रहे थे। देखिए बयानों की हम चर्चा करें नेहा, दर्द होता है, बिल्कुल जमीन हिलती है। इस तरह के बयान उस वक्त भी दिए गए थे। आएंगे आपके पास आएंगे। दिल्ली दंगों पर सड़क से लेकर संग्राम लगातार जारी है, संसद तक ही संग्राम हो रहा है। संसद में कांग्रेस के सांसद अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। संसद में सदन पटल पर कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। कांग्रेस सांसद राम्या हरिदास ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर भाजपा सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राम्या ने स्पीकर को लिखे पत्र में कहा है कि लोकसभा में भाजपा सांसद जसकौर मीणा ने उन पर शारीरिक हमला किया है। इस मामले में भाजपा सांसद जसकौर मीणा ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राम्या हरिदास के आरोप झूठे हैं। जैसे ही उसने लोकसभा में बैनर खोला, उससे मेरे सिर पर चोट लग गई। मैंने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, मैंने उसे मारा या धक्का नहीं दिया। यदि वे दलित शब्द का उपयोग कर रही हैं, तो मैं भी एक दलित महिला हूं। बीजेपी सांसद ने भी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। अब ये हालात हो गए हैं, ये नौबत आ गई है और राजनीति का स्तर किस कदर गिरता जा रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल इस बात को लेकर है शाहिद जी, एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है। पार्टी की एक महिला सांसद केरल की, दलित भी आई हो, दलित सांसद केरल की बच्ची है, उन पे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हाथ उठाई। वो भी वहां रोने लगे, कहने लगे कि सदन के अंदर हम दलित महिला के ऊपर अगर अत्याचार हो तो बाहर क्या हो सकता। तो इस तरीके की घटना की आज सदन में हमें देखने को मिला। हमारा प्रोटेस्ट, हमारा विरोध जारी रहेगा, क्योंकि दिल्ली की दंगा, ये हत्या, आगजनी, पत्थरबाजी, भड़काऊ वाले भाषण कौन करते हैं, कैसे होते हैं, इसके पीछे साजिश क्या है, ये षड्यंत्र क्या है, ये आम लोगों को सामने उजागर करना, ये भी मेरा फर्ज। कांग्रेस का गुंडा एलिमेंट लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को कहीं ना कहीं गतिरोध के रूप में अपना काम करने का भरसक प्रयास कर रहा है। आज मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि 3 टाइम की महिला एमपी, अटल जी की सरकार में मंत्री और ट्राइबल समुदाय का गौरव जसकौर मीणा जी के साथ दुर्व्यवहार हमारे सदन के पटल पर हुआ। शोभा जी, जो स्वयं अपने आप में एक प्रमुख नेत्री हैं, दक्षिण भारत से हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ।
लेकिन कांग्रेस पार्टी इस हद तक गिर जाएगी कि अपनी एक महिला सांसद के माध्यम से बीजेपी के एक दलित एमपी, पुरुष एमपी को भी धकेलेगी ताकि वो पुरुष एमपी प्रवोक हो सके। ये मैंने अपने 7 साल के संसदीय इतिहास में कभी नहीं देखा। तो ये क्या हालत हो गई है, ये कहां तक राजनीति का स्तर गिर गया है, ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। शाहिद जी क्या कहेंगे इसको देखते हुए आप? देखिए, ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पत्र लिखा है, वो बड़ी वरिष्ठ सांसद हैं हमारी, और उन्होंने जो आरोप लगाए उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी आपने अधीर रंजन जी का बयान सुना और आपने स्मृति ईरानी जी का भी सुना। श्रीमती स्मृति ईरानी के बयान की स्टार्टिंग आप सुनिए और अधीर रंजन जी के बयान की स्टार्टिंग आप सुनिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये राजनीति का स्तर कहां तक गिरा है। उन्होंने जो बयान की स्टार्टिंग करी है वो मैं आपके चैनल पे लाइव पे मैं अपने जबान से नहीं कह सकता। आपको अगर टाइम मिले तो आप इसको रिपीट करिए। ठीक है। सवाल इस बात का है मनोज जी कि पहले एक दूसरे पर आरोप और उसके बाद ये कह दिया जाता है कि मैं दलित हूं, इसीलिए मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। नेहा जी, ऑलरेडी क्या है, हम लोग चीजों को बड़े गंभीरता से समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी ये सारी जो सिचुएशन है ऐसी क्यों आ रही है। अभी तक जो लोग वहां बैठे हैं उनको किस चीज का विरोध है ना यही नहीं पता। भाई सीए से, अब सीए से पूछो कि कोई आपत्ति है, बोले नहीं सीए से कोई आपत्ति नहीं है, एनआरसी से आपत्ति है। अब हम लोगों ने पूछा भाई सीए से आपको आपत्ति नहीं है, एनआरसी भी आया नहीं है, तो किस चीज, फिर प्रॉब्लम कहां है आप बताइए ना। पर लेकिन कुछ लोग जो इनका माइंड वॉश कर रहे हैं, जो हालात बिगाड़ना चाहते हैं, जो सिचुएशन को ये चाहते हैं कि हमारे जो सद्भाव है आपस में, जो प्यार मोहब्बत है आपस में खत्म हो जाए, उसी का सारा नतीजा है ये। मतलब कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता, हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ना चाहता है। आज बिल्कुल ठीक बात है कि राजनीतिक स्तर कहां गिरने जा रहा है, कहां गिर गया, आप उसका नजारा खुद ही देख रहे हैं। पार्लियामेंट जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां पे सारी चीजों को फैसले किए जाते हैं, आज वहां पर भी जो 3-3, 4-4 बार के सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, आप वो भी आपस में एक दूसरे के लिए जो है कि उसने मुझे छेड़ दिया या उसने मुझे मार दिया या ये चीजें कर दी। अगर ये सिचुएशन वहां हो रही है तो रोड पे क्या हालत है। उनको देखना चाहिए कि एक बुजुर्ग सांसद के साथ अगर मान लो कोई अब क्या स्थिति रही वहां पे, वो तो फिजिकली हमें नहीं पता, पर लेकिन जब शिकायतें हुई हैं, चीजें हुई हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसकी ये बात जो है पहले भी मैंने कही थी आपके चैनल पे और 1-2 डिबेट में और भी कही है कि राजनीति का स्तर बहुत ही घटिया होता जा रहा है। दोयम दर्जे की राजनीति हम देख रहे हैं और जिस तरह की राजनीतिक प्रयोग हुए हैं उसका यदि वो नहीं रुके तो आने वाले समय में बहुत ही भयंकर परिणाम हमें देखने के लिए मिलेंगे। वही अभी हमने ये देखा है दिल्ली में, अभी जैसे अभी हुआ है, दंगे हुए हैं। इसके अलावा अभी हमने जो आज धक्का मुक्की देखी है, इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो कुछ किया जा रहा है कि ये जो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो वैश्विक स्तर पर राजनीति होती है ऑस्ट्रेलिया में या यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में, जहां पर एक व्यक्तिगत हो जाते हैं और बहुत अलग तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी इमेज को या सोशल इमेज को या प्रेस्टीज को डिफेम करने की कोशिश की जाती है, जिसे कहते हैं स्लेजिंग कहना, या उस पर एक मानसिक एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है जिससे कि जो है उसको थोड़ा सा फर्क पड़े। इस तरह के राजनीतिक प्रयोग यहाँ हो रहे हैं और वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसको हम जैसे कुछ पत्रकारों ने या बुद्धिजीवियों ने कहा कि ये आक्रामक राजनीतिक हो रही है। और आक्रामक राजनीति का मुजाहरा अभी हमने देखा चुनाव के दौरान, जिसमें बहुत बेलगाम बयानबाजी हुई, जिसे कहा गया कि ये चुनावी मौसम था, उसमें जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर इस तरह की बयानबाजी हुई। उसका जो है इससे मतलब नहीं है। अपने अपने लोगों में जोश और ऊर्जा, एनर्जी भरने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम सामने वाले से कमजोर नेता नहीं है, हम भी दमदार पार्टी हैं, दमदार नेता हैं, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है वो दिल्ली में भी दिखाई दिए हैं दंगे के रूप में, जहां पर ये सब कुछ हुआ है। तो इसीलिए जिम्मेदार जो है कौन है, किस तरह के लोग हैं, ये इसको आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है। और अभी हम जो सवाल इस बात को भी लेकर है ना, नहीं आपको नहीं लगता अजय जी, पूरी बात जो अभी मैं देख रहा हूं कि बार बार जो है अमित शाह से इस्तीफे की मांग हो रही है
उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अमित शाह से इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह एक बहुत ही कद्दावर और बड़े नेता हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आप देखिए नरेंद्र मोदी पर अटैक नहीं किया जा रहा है, सिर्फ अमित शाह पर अटैक किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आप जो विपक्ष की चाल है वो ये है कि किसी भी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की अभेद्य दीवार है, या जो चाणक्य है, जो सबसे जो ब्रेन है, उसको डैमेज कर दो, उसको खराब कर दो, और उसके उसका ऐसा दुष्प्रचार करो कि चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, एक ऐसी इमेज बना दो, हवा बना दो, लोगों को यकीन करना पड़े कि वाकई इस चीज के लिए यही कल्प्रिट है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं नहीं समझता कि दिल्ली में या आसपास किसी ऐसे राज्य में ऐसे दंगे देखने के लिए मिले जिसके लिए दंगे के लिए दुष्प्रचार किया गया। दुष्प्रचार की राजनीति इतनी हावी हो गई, तो लोगों के अंदर ऐसा डर बैठा दिया गया, और उसी दुष्प्रचार को सही साबित करने के लिए दंगा कराने वाली पार्टी है, ये दंगा सामने देखने के लिए मिला है। तो वो कौन से अराजक तत्व हैं जिन्होंने दंगे को अंजाम दिया है, जांच का विषय पता चलना चाहिए, कौन किसने किया ऐसा। एक सेकंड, सवाल इस बात को भी लेकर है कि ये राजनीतिक पार्टियों की भी नाकामी है, इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं रही जिनके नेताओं की तरफ से जहरीले बयान ना दिए गए हो। अगर पहले ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उस नेता पर एक्शन ले लिया जाता, तो क्या ये नौबत आती कि एक के बाद एक लंबी फहरिस्त नेताओं की? वही तो कह रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं कि इसमें जो बयानबाजी हुई, सो आक्रामक राजनीति कहा गया, आपने उसको पहले स्टॉप कर देते, और वो जो प्रयोग किया गया वो इतना भयंकर निकलेगा जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं दिल्ली में दंगे के रूप में। लोगों के अंदर इतनी नफरत है, आज हम देख रहे हैं कि एक तरीके से लोगों में नफरत ही नफरत फैल रही है। लेकिन ये तो शुक्र है हमारे डेमोक्रेसी की या हमारे आपसे भाईचारे का कि दंगे के बाद भी बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं कि लोगों ने दूसरे को पनाह दी है, बचाया है, साथ में खड़े हैं। यही इस देश की खूबसूरती है, यही इस देश की संस्कृति है। लेकिन इस देश की संस्कृति को चोट कौन पहुंचाना चाहता है, कौन इस देश के अंदर जो है इसको जो है खंडित कर देना चाहता है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। ये जो है एक तरीके से इस देश की अस्मिता पे चोट है। दिल्ली जो है देश का दिल है। राजनीतिक पार्टियों की तो ठीक है, सिर्फ सवाल इस बात को भी लेकर है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। नहीं, बिल्कुल ऐसा पहली बार हुआ है जब पुलिस प्रशासन, पुलिस के खुद के कर्मचारी, अधिकारी, या फिर यूं कहे कि पुलिस कर्मियों पर जब बन आई, उसके बावजूद भी जो पुलिस है वो महज खाना पूर्ति करती हुई दिखाई दी। जी, वो पुलिस वाले की हत्या हुई है, सीधे गोली मारी है उसको, मिस्टर लाल को, जो लाल रतन लाल को। आप देखिए, मैं आज आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, एक आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को किस दर्दनाक उसकी हत्या की गई। आप देखिए 400 बार उसकी बॉडी पे चाकू मारे गए, जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। आप देखिए कि 4 घंटे तक उसको तड़पा कर मारा। हम ये कहते हैं कि मारना एक अलग बात है, किसी को मार दिया चलो ठीक है, पर लेकिन 400 बार उसको, तो कितना गुस्सा रहा होगा उस आदमी के मन में जिसने हत्या की। नहीं, गुस्सा नहीं है, हैवानियत है। हैवानियत, मतलब मैं कहता हूं गुस्सा भी छोटा वर्ड है, हैवानियत की हद पार कर दी उसने। मैं आज आप बता के जा रहा हूं मैं आपको कि हम एक एक आदमी को, जिसने, जो इसमें शामिल है, जो इसने ये घटनाएं की हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे 250 मुकदमे हो जाए, चाहे 2500 मुकदमे हो जाए। शाहिद जी, सवाल इस बात का है कि जो सैकड़ों सालों से साथ रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कहते हैं कि आपस में भाई भाई, बावजूद इसके इतना जहर जहन में क्यों? देखिए, मैं सर के 2 जवाब दे दूं। एक तो इन्होंने बोला था कि सीएम ऐसा कुछ नहीं है, तो उसका छोटा सा मेरा जवाब है, सीएम अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नीतीश कुमार जी अलग अलग को क्यों घूम रहे हैं, वो बाद में अपना जब बता देंगे जब इनको टाइम मिलेगा। नीतीश कुमार ने सीएए का विरोध नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, सीएए के विरोध में हम नहीं हैं। ठीक है, एग्री, मैं आपकी बात से मान लो, इन्होंने बोला, सर ने बोला। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो बयानवीर हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, देश का सद्भावना नहीं बिगड़ना चाहिए, चाहे किसी पार्टी के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं। और हम लोगों को भी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमको वो बोलना चाहिए जो इस टाइम देश की सद्भावना को संभाल के रखे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप माने न माने, हमारे बीजेपी के भाई बैठे, माने न माने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, शर्मा जी, ये माने न माने, इस पूरे के पूरे प्रकरण में पुलिस फेल हुई है,
पुलिस को वो चीज अपडेट नहीं हुई है। जो पुलिस का काम है, जो पुरानी पुलिस थी वो दिल्ली की पुलिस नजर नहीं आई। ये पुलिस पे क्वेश्चन मार्क है। अब ये पुलिस कितनी अच्छे से इसको रिकवर करती है, ये देखने वाली बात। लेकिन इतना तो मानेंगे ना कि कांग्रेस के नेताओं ने भी सियासी आग में घी का काम किया है। देखिए, मैं आपके बात से इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। कांग्रेस के किसी भी नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया जो गैर जिम्मेदार, कोई भी बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जिम्मेदार बयान हो, कोई भी ऐसा कि ये आग उस दिन से लगी। मैंने इस बारे में पहले भी कहा था कि आखिरकार ये आग लगी कहां से। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की रामलीला मैदान में एक रैली थी, जहां से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने भाषण दिए, आप उनके एक शब्द की व्याख्या कर लें और उसको आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देश के अंदर एक जन सैलाब उमड़ता है और एक जो है विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं अलग अलग हिस्सों में। इसको जो है जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश की, जैसे कि जेपी का आंदोलन था या मंडल कमीशन का हमने वो देखा प्रदर्शन, जो उस तरीके से बनाने की कोशिश की। 1984 वाला एक दंगा करवाना चाहती थी क्या? सर मैम देखिए, ये सब बात जो वरिष्ठ पत्रकार से कह रहे हैं ना, ये इनके बयान है। मैं इससे बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी ने, सुनिए मैम, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ता के लिए बोला है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सभी पार्टी के लोग। मेहनत की परिभाषा क्या होती है? मेहनत की परिभाषा लड़ाई हो जाए, संविधान बचाना है, इसकी लड़ाई हो जाए, ये मेहनत की परिभाषा है। देश के आपके मेहनत की परिभाषा होती है 8 तारीख को मैच होगा। मेहनत की परिभाषा होती है प्रवेश वर्मा वाली, ये मेहनत की परिभाषा। ये सिखाएंगे आप हमें? शाहिद जी, क्या 1984 वाले दंगे फिर करवाना चाहते थे क्या? नहीं मैम, 1984 के दंगे का, इस दंगे का, देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी गैर जिम्मेदारानी स्टेज पे नहीं रही है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी की भी तो सर कोई जिम्मेदारी होती है ना। अगर आप सार्वजनिक मंच से इस तरह के भाषण देंगे तो आप तो कहते हैं कि जी हमने तो कार्यकर्ताओं के लिए कहा था, लेकिन भड़कने वाले तो भड़क जाते हैं ना। देखिए, कार्यकर्ताओं के लिए जो संदेश, जो कार्यकर्ताओं के लिए संदेश देना था, कार्यकर्ताओं के लिए जो संदेश देना था, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कांग्रेस बहुत जिम्मेदार पार्टी है, कभी भी ऐसे बयान नहीं दिए। मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था, उनको विद इन आवर उनको पार्टी से बाहर किया गया था। सर, एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बदजुबानी की। अगर मैं कहूंगी तो शायद 1, 2, 3 या कहे कि पूरा दिन कम पड़ जाएगा, इतनी लंबी फहरिस्त है। तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, ये भी सभी के सामने है। और जिस तरह से हिंसा में जो बयान निकल के सामने आए या उससे पहले जो बयान निकल के सामने आए, जाहिर तौर पे वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। बात चाहे कांग्रेस के नेताओं की करे या फिर वारिस पठान जैसे नेताओं की करे, जो कि ये कहते हैं कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है। क्या ये दंगे भड़काने की कोशिश नहीं है? क्या आप दिखाना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं? क्या लोगों को समझाना चाहते हैं? ये वाकई यहाँ पर गंभीर विषय है, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल यहाँ पर हम तो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी शांति बनाए रखें और दिल्ली को दंगों की आग में मत झोंकने दें, ना ही किसी को आने दें और ना ही इस आग को सुलगाने की कोशिश यहाँ पर किसी को भी करनी चाहिए। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।